नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी कृषक बंधुओं का कार्यक्रम कृषि दर्शन में फिर से स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के द्वारा हमारा निरंतर यही प्रयास रहता है कि हम आपको कृषि जगत में हो रहे नए आविष्कार, नवीनतम तकनीकों का प्रयोग और साथ ही खेती करने के सभी तरीकों के बारे में जानकारी दे सकें। तो चलिए आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पहले आपको दिखाते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। बीजामृत एवं जीवामृत योजना के तहत किसानों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। जैविक खाद तैयार करने के लिए मुर्गियों के बीट का करें इस्तेमाल। मशरूम की खेती बनी महिलाओं की पहली पसंद। खेतों में रसायनों के बढ़ते प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति लगातार प्रभावित हो रही है। इसलिए कृषि क्षेत्र को संकट से उबारने के लिए देश भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य सरकार बीजामृत एवं जीवामृत योजना पर कार्य कर रही है, जिसके तहत किसान भाइयों को बीजामृत यानी बीजों को देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से तैयार फार्मूले से उपचारित करने एवं जीवामृत जिसमें गाय के गोबर एवं गौमूत्र से खाद तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार की यह योजना है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। इसके अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा वर्तमान में 8 डिमॉन्स्ट्रेशंस किसान के खेतों पर किए गए हैं। इसके तहत बीजामृत जीवामृत बनाने की विधि किसान भाइयों को बताई जा रही है और इनका ही प्रयोग के द्वारा खेती करने के लिए सलाह दी जा रही है। मछली पालक किसान भाई, अभी ठंड पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इस मौसम में भी मछलियों में कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मछलियों में होने वाली एपिजूटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम एक ऐसी ही बीमारी है जिसका समय रहते उपचार नहीं किया गया तो कुछ ही दिनों में पूरे पोखर की मछलियां संक्रमित हो सकती हैं। इस बीमारी की रोकथाम के लिए मछली पालन किसान भाई सीफैक्स नामक दवाई का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मुर्गी पालक किसान भाई आमतौर पर मुर्गियों में बीट को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मुर्गियों की बीट से भी आप अच्छी आमदनी कर सकते हैं। दरअसल मुर्गी की बीट से तैयार किया गया खाद पूरी तरह जैविक होता है और बाजार में इस खाद की मांग काफ़ी अच्छी है। खेती किसानी घाटे का सौदा होता जा रहा है, किसानों का मुनाफा भी घटता जा रहा है। ऐसे में मुर्गी पालन से आप एक नहीं बल्कि अनेक फायदे कमा सकते हैं, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। मुर्गी पालन कर आप चिकन और अंडे से अच्छी कमाई कर सकते हैं, साथ ही उसकी बीट से भी कमाई कर सकते हैं। आमतौर पर जानकारी के अभाव में मुर्गी पालने वाले किसान मुर्गियों की बीट को ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन किसान भाई ऐसे ही कतई ना करें। बीट से कमाई तो होती ही है, साथ ही उसके प्रयोग से फसलों की पैदावार भी काफी बढ़ जाती है। मुर्गी की बीट से बना खाद पूरी तरह जैविक माना जाता है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लीची से मिलता जुलता रूप और स्वाद में खट्टे मीठे चटकारे वाला फल स्ट्रॉबेरी की खेती अब बिहार में भी होने लगी है। इसका रखरखाव ज़्यादा मुश्किल नहीं है और तैयार होने में भी समय कम लगता है। स्ट्रॉबेरी की बहुत से किस्में उगाई जाती हैं। अगर किसान व्यावसायिक तौर पर स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं तो उन्हें किस्मों का चयन क्षेत्र एवं मिट्टी की विशेषताओं को देखते हुए करना चाहिए। कैमारोजा, पजारो, स्वीट चार्ली, डगलस एवं चांडलर स्ट्रॉबेरी की प्रमुख किस्में हैं, जिसकी खेती कर किसान भाई अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। सफलता की आज की कड़ी में जुड़ रही हैं लालगंज जिले की संगीता कुमारी।
संगीता ज़्यादातर ऑयस्टर मशरूम की खेती करती हैं। इनका मानना है कि महिलाओं के लिए ऑयस्टर मशरूम की खेती सबसे आसान और सुलभ है और इसकी सालों भर खेती की जा सकती है। महिलाओं में मशरूम की खेती के प्रति खासा रुझान बढ़ रहा है। इसकी खास वजह है मशरूम कम जगह और कम लागत में अच्छा मुनाफा देती है। लालगंज जिले की एक ऐसे ही महिला किसान है संगीता कुमारी, जिन्होंने अपनी सफलता से परिवार की दशा को ही बदल दिया, साथ ही अनेक महिलाओं के लिए तरक्की का एक नया मार्ग भी प्रशस्त कर रही हैं। संगीता कुमारी ज्यादातर बटन मशरूम का उत्पादन करती हैं। इसकी वजह से इसके लिए एक अलग व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ती। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आइए अब एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के अंटाघाट सब्जी मंडी में और चलते हैं जानते हैं आलू और प्याज के ताजा भाव। बैगन 1600 रुपए प्रति क्विंटल, टमाटर 1200 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल, बंधा गोभी 1600 रुपए प्रति क्विंटल, मटर 2000 रुपए प्रति क्विंटल, फूल गोभी 1400 से 1600 रुपए प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान? एक नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आसमान साफ रहेगा। 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। वर्षा होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। दिन का तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। किसान भाइयों, अगर आपने समय से प्याज की बुवाई नहीं की है तो अभी थ्रिप्स के आक्रमण की निरंतर निगरानी करते रहें। तापमान बढ़ने की संभावना के मद्देनजर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि भिंडी की अगेती बुवाई हेतु परभणी क्रांति, अर्का अनामिका आदि किस्मों की बुवाई करें। बुवाई से पूर्व खेतों में पर्याप्त नमी का अवश्य ध्यान दें। भिंडी के बीज खेतों में प्रति एकड़ 10 से 15 किलोग्राम से ज्यादा न डालें। अभी आपने कृषि समाचार देखा। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। जानकारियों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम
न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेती में बागवानी तेजी से बढ़ता हुआ कृषि व्यवसाय है। पिछले कुछ सालों में बागवानी के फसलों में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं और किसानों की आय भी बढ़ी है। इसके साथ साथ बागवानी पौधशाला पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। इससे प्रदूषण कम होता है, जानवरों के लिए ये आवास प्रदान करता है और भी बहुत कुछ। आइए इस बारे में और जानकारी लेते हैं विशेषज्ञ सुनीता कुमारी से। किसान भाइयों, कृषि दर्शन के आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ एक निवेदन भी आपसे है कि कृषि को हमेशा बस खेतीबाड़ी या खाना पीना वहीं से जोड़कर आप ना देखें, क्योंकि खेती जो है, कृषि जो है, ये अपने आप में एक बेहतर रोजगार भी हो सकता है। और रोजगार किस तरह से बढ़ाया जा सकता है या किस तरह से खेती रोजगार अपने आप में पैदा करती है, इस विषय पर समझने की ज़रूरत है। तो हम आज इसी संदर्भ में बागवानी पौधशाला, हॉर्टिकल्चरल नर्सरी जिसको कहते हैं, तो बागवानी पौधशाला से किस तरह से स्वरोजगार पैदा किया जा सकता है या उसमें क्या क्या स्कोप है, कैसे उसको बागवानी पौधशाला को तैयार करना चाहिए, मतलब उसकी सारी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनीता कुमारी, जो कृषि विज्ञान केंद्र परसौनी बिहार में विषय वस्तु विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर सुनीता, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद सर। क्या है बागवानी पौधशाला जिस पर हम बात आज हम कर रहे हैं, तो ये बागवानी पौधशाला किस तरह से, चूँकि पौधशाला तो है ही नर्सरी जिसको हम कहते हैं, अपने आप में एक बेहतर चीज़ है, लेकिन बागवानी पौधशाला से स्कोप क्या है, किस तरह से उससे लोग स्वरोजगार जैसा कि हमने कहा कि स्वरोजगार किया जा सकता है, या अच्छी गुणवत्ता की जो बात करते हैं हम, तो जब तक बेहतर गुणवत्ता नर्सरी में नहीं होगी तब तक हम बेहतर फसल की उम्मीद नहीं कर सकते। क्या है ये? जैसा कि आप सब जानते हैं, बागवानी एक छोटा सा शब्द नहीं है। इसमें आप फल वाले पौधे, सब्जियां, फूल, सजावटी पौधे और इसके साथ साथ जितने भी आपके आयुर्वेदिक पौधे हैं, हम उनका उत्पादन करते हैं। तो अभी हमारा विषय है बागवानी पौधशालाएँ। तो बागवानी पौधशालाएँ वो है जैसे कि किसी भी जगह पे, छोटी सी जगह पे हम बागवानी पौधों को उगाकर उनको पर्याप्त खेत में लगाने की अवस्था में नहीं आ जाए, तब तक उस जगह पे हम उनका केयर करते हैं। शुरुआती अवस्था में क्या होता है कि पौधा छोटा होता है, जो एक बच्चे के जैसा होता है, तो उसके हमें केयर करना होता है। तो उस पौधे को फिर हम किसान को देते हैं। तो इससे हम ऐसा करके, इसी चीज़ को हम एक नर्सरी बोलते हैं, ऐसा करके हम आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आजकल हमारा एक विषय है स्वरोजगार अपनाना। तो बागवानी पौधशालाओं के माध्यम से जो हमारी नया यूथ है, नव युवक है, युवतियाँ है, जो पौधशालाएँ तैयार करके, पौधे तैयार करके अपना एक स्वरोजगार अपना सकते हैं। इसमें अगर आप तैयार करते हैं तो कम से कम पर मंथ 20 to 25,000 प्राइस, मतलब इनकम अपना प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जियों की पौधशाला। सब्जियों की पौधशालाओं में आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि आपके मार्केट में किस सब्जी का डिमांड ज़्यादा है। फिर आपको दूसरा ध्यान रखना है कि उसका आप उसी फसल को आप लेते हैं, उसकी नर्सरी आप तैयार करेंगे। उसके अलग अलग तरीके होते हैं जिनसे आप गुणवत्ता युक्त सब्जी की पौध तैयार कर सकते हैं। दूसरी आपकी पौधशाला आती है फल वाले पौधों की पौधशालाएँ तैयार करना। ये एक फल वाले पौधों की पौधशालाएँ तैयार करना या पौध तैयार करना एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। तो इसके लिए किसान भाइयों और बहनों को एक प्रशिक्षण के माध्यम से वो पौधे तैयार करना। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि ग्राफ्टिंग हो गया, बडिंग हो गया, एड लेयरिंग हो गया। उन मेथड को सीख कर अपनी पौधशालाएँ तैयार कर सकते हैं। अच्छा, मतलब हम इसमें
हम एक और पूछना चाहेंगे जी आप, सर। जैसे हम किसान भाई आप देख सकते हैं कि जैसे ये हमारा पौधा है, तो हमने इस पौधे को अभी आप मान लो किसान भाई कि आप ये पौधा खरीदे हैं मार्केट से, तो मार्केट से जब आपने ये पौधा लिया तो आपको 1 साल का पौधा मिला। उसके बाद आपने इसकी 5 साल आपने अपने घर में सेवा की। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से, चूँकि इस रोजगार की जब बात आई है, तो मैं भी बता रहा हूँ कि 5 साल आपने सेवा किया। ये लीची का पौधा है, शाही लीची मिला, उसके बाद शाही लीची कह के लिया, और बाद में 5 साल के बाद पता लगा कि ये लीची जंगली लीची निकल गई, छोटे छोटे साइज। आप उम्मीद कीजिए कि उस समय किस तरह का हमारे किसानों पर बीतता है, क्या बीतता है। तो निश्चित रूप से अगर आप अच्छे पौधे देंगे, अच्छे पौधे बनाएंगे और किसान अगर तैयार होते हैं तो ये बेहतर रोजगार हो सकता है। अब हम इसमें बात करना चाहेंगे कि नर्सरी जो बनती है, नर्सरी बनाने के लिए किस तरह का ट्रेनिंग होना चाहिए, कहाँ ये ट्रेनिंग दिया जाता है, कितने दिनों की ट्रेनिंग है, कैसे इससे लोग जुड़े। नर्सरी बनाना और उसकी टेक्निक्स को सीखना बहुत बड़ी बात होती है। जब तक हमें उसकी जानकारी नहीं होगी तब तक हम एक क्वालिटी का, एक वैरायटी का हम ये पौधा आगे ट्रांसफ़र हम किसी किसान भाई को नहीं दे सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि जो नर्सरी है या इसके लिए स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलता है तो उसमें आपका नर्सरी का रहेगा। तो हमारे केवीके के माध्यम से और हमारी यूनिवर्सिटी RPSU पूसा के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका 3 दिन से लेकर 7 दिन, वो आपका डिपेंड करेगा कि आप कौन सी फसलों में, जैसे कि आपकी फल वाली फसलें हैं तो आपको 1 मंथ भी लग सकता है, 1 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है। सब्जी वाली अगर फसलों की हम नर्सरी की बात करते हैं तो उसके लिए आपको 7 दिन का टाइम भी सफिशिएंट होता है। तो वो हमारी अलग अलग कौन सी फसल है, किसका आप सीखना चाहते हैं, उस पर आपका डिपेंड करेगा टाइमिंग। मैम सुनीता जी, ये बहुत बड़ा विषय है, बागवानी अपने आप में एक बड़ा विषय है। और आप, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये बीज से लेके, बिचड़ा से लेके बड़े पौधे तक हर जगह ये पैसा देता है। जी सर। तो बड़ा विषय है, तो 7 दिन या 10 दिन में इसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। हमारे भारत सरकार उद्यान अनुसंधान निदेशालय द्वारा मालिका ट्रेनिंग दिया जाता है, वो 6 महीने का होता है, जिसमें आपको डिफरेंट ट्रेनिंग्स आपको सिखाया जाता है। मालिका किस पौधे को कैसे तैयार करना है, क्या क्या कल्चरल ऑपरेशन आपको क्या क्या करना है, ये है। इसके बाद में एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का जो ट्रेनिंग होता है वो 1 साल का ट्रेनिंग होता है। उसमें भी आपको बहुत ही विस्तार से आपको सब फसलों पर जानकारी दिया जाएगा। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि बागवानी पौधशाला जिस पर बात कर रहे थे, इतनी अच्छी जानकारी मिली हमें कि आप अगर चाहें तो खास करके युवा किसानों को जो हमारा संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, मजबूत भारत का और सशक्त भारत का, वो सपना साकार हो सकता है ऐसे कार्यक्रमों से, ऐसे विभिन्न खेती के आयामों से भी। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे विशेषज्ञ ने आपको काफ़ी अच्छी जानकारी दी। आइए अब रुख करते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। किसान भाइयों, हमारे प्रदेश में आम की बागवानी लगभग सभी जगहों पर की जाती है। आम के मंजर निकलने से लेकर उसकी तुड़ाई तक बाग का प्रबंधन करना ज़रूरी होता है। कुछ तरीकों को ध्यान में रखते हुए आप अपने बाग को कई तरह के कीट और रोग से बचा सकते हैं और अधिक पैदावार ले सकते हैं। आम में कीट प्रबंधन कैसे करें, बता रहे हैं विशेषज्ञ वाजिद हसन। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपको उन विषयों से रूबरू करवाते हैं जो आपके लिए लाभप्रद हो। और आज भी हमारा यही प्रयास है कि हम आपको एक खास विषय पर संबंधित जानकारी दें जो आपके लिए लाभप्रद हो और आर्थिक उन्नति का मार्ग आपका प्रशस्त हो सके। आज का जो हमारा विषय है वह है आम में कीट प्रबंधन के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, आम में मंजर शुरू हो गए हैं और आम में अब कुछ ही दिनों में उसमें टिकोले नज़र आने लगेंगे, लेकिन जब कीट का प्रकोप उसमें हो जाएगा तो पैदावार नहीं के बराबर होता है आम का। तो इसी खास विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वाजिद हसन, जो वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र जहानाबाद में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सर। जैसा कि हमने किसान भाइयों को बताया
कि आम का सीजन शुरू होने ही वाला है और मंजर आ गए हैं। जी। लेकिन जब कीट का प्रकोप उसमें हो जाता है तो उत्पादन पर असर पड़ता है, बहुत कम हो जाता तो है। इसके लिए हमारे किसान भाई क्या करें, मतलब आम में कीट प्रबंधन किस तरह से करें? हाँ, किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आम हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और ये जो है पौधा हमारा खेतों में सालों भर खड़ा रहता है। तो हमें उनकी याद तब आती है जब उसमें मांजर दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं है, हमें उसका एक अच्छी उपज लेने के लिए हमें शुरुआत से ही साल भर उसमें कृषि क्रियाएं कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जैसा कि जो है अभी मांजर जो है हमारा आ रहा है, तो इसको नुकसान पहुंचाने के लिए जो शुरुआत से ही मैंगो सूट गॉल और जो हॉपर हैं वो हमारे अगस्त सितंबर से ही शुरू हो जाते हैं। और फिर मिलीबग जो है जो जनवरी में आता है, लेकिन वो अगस्त सितंबर से ही जो है उसके अंडे जो ज़मीन से निकल के पौधे पर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसको बचाव के लिए किसान भाइयों पहले एक जो है हल्की जुताई आपको अक्टूबर के महीने में ही, जैसे ही बरसात ख़त्म होती है, कर देनी चाहिए। जुताई 6 से 8 इंच होनी चाहिए। उसके बाद उसकी जो है एक सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद आप उसमें जो है एक फिप्रोनिल करके, फिप्रोनिल जो है एक कीटनाशी आता है, वो 100 ग्राम प्रति पौधा उसका थाला बना के देने से जो हमारे जो है मिलीबग है, जिसको गुजिया कीट कहते हैं, उसका प्रकोप बहुत कम होगा। उसके बाद फिर जैसे ही हमारा नवंबर दिसंबर शुरू होता है, दिसंबर के पहले सप्ताह में ही हम अपने पौधों पे जो है अल्काथीन सीड एक आती है, ज़मीन से जो है 1.5 से 2 फीट ऊंचाई पर 40 सेंटीमीटर चौड़ी अल्काथीन जो बैंड बांधेंगे पौधे के तने पे, और उस पे हम जो है अंदर भी और ऊपर भी सफ़ेद कलर का ग्रीस आता है, कैस्ट्रोल या किसी भी कंपनी का लीजिए, या बहुत गाढ़ा मोबिल ऑयल जो है उसका स्प्रे कर दें, जो उसका लेप कर देंगे। तो उससे क्या होगा, जो हमारे मिलीबग के जो कीट है ज़मीन से निकलते हैं उस टाइम वो पौधे पे चढ़ते हैं, तो वो उसी में फंस जाएंगे, ऊपर नहीं जा पाएंगे। कि जब मंजर आने शुरू हो जाते हैं आम पे, तो उनमें मंजर में छोटी छोटी पत्तियां जो उगने लगती हैं, तो मंजर झड़ने लगता है और कीट का तो प्रभाव है ही, लेकिन ये जो छिड़काव आप बता रहे हैं, तो ये छिड़काव कितनी कारगर है, और इसके साथ साथ जो जैविक अगर छिड़काव विधि से भी कुछ छिड़काव है तो उसके बारे में भी सर हमारे किसान भाइयों को जानकारी। तो उसके लिए किसान भाइयों को पहले यही करना चाहिए कि जैसे ही हमारा दिसंबर का दूसरा सप्ताह शुरू होता है, तो उस समय एक जो नीम ऑयल जिसमें अजाडिरेक्टिन 3000 ppm का 10 ml प्रति लीटर पानी की दर से एक स्प्रे करें। उसके बाद फिर दूसरा स्प्रे जो है मांजर आने से पहले हम जो हमने बताया अभी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और इमिडाक्लोपिरिड जो है, और एक जो है उसमें नेप्थलीन एसिटिक एसिड करके आता है। इनकी मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेना है 3 ग्राम 1 लीटर पानी में, NaA जो नेप्थलिक एसिटिक एसिड है वो 1 ml 5 लीटर पानी में लेना है, उसका स्प्रे करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्प्रे करते समय ध्यान देना है कि जब मांजर खिले हुए हों, फूल आया हुआ हो आम में, उस समय कोई भी स्प्रे नहीं करना है। पहला स्प्रे करना है आपको मांजर शुरू होने से पहले। दूसरा स्प्रे आपको करना है जैसे ही हमारे चने के आकार के या मटर के आकार के जब बनना शुरू हो जाता है फल, हाँ टिकोला, तो दूसरा स्प्रे जो है आपको उस समय करना है। उस समय दूसरे स्प्रे में आपको हेक्साकोनाजोल और एक कीटनाशी फिप्रोनिल 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और हेक्साकोनाजोल 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से दूसरा स्प्रे करेंगे। और फिर तीसरा स्प्रे हम जब हमारा दूसरा स्प्रे हमने चने के आकार के साइज में किया, उसके फिर 10 से 15 दिन के बाद एक तीसरा स्प्रे जब हमारा फल का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उस समय उसमें जो है इसी एक कीटनाशी का और एक जो फफूंदनाशी जैसे कार्बनडाजिम एक हल्का सा ले सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर पानी। बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी सर आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों को दी जा रही है। इसी क्रम में जो अगला सवाल है वह यह है कि आम का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हमारे किसान भाई ऐसी कौन सी विधि है जिससे प्राप्त कर सकते हैं, और जो कीड़ों का प्रकोप है, जो कीट व्याधि का प्रकोप है, वो नहीं के बराबर हो। हाँ, अधिक उत्पादन लेने के लिए साल में 3 से 4 जुताई, उसका समय अलग अलग है। एक तो जैसे हमने आम तोड़ लिया, तोड़ने के बाद जो हमारे जो बगीचे हैं उनकी एक गहरी जुताई करके छोड़ देंगे। उसके बाद फिर 3 महीने बाद, जैसे मतलब हमारा आम जो है जून जुलाई में ख़त्म हो गया, तो हम फिर एक जुताई करेंगे अक्टूबर में, एक जो है अगस्त में। और उसके साथ साथ हमें साल में 2 बार जो है हमारे जो पौधे हैं उनमें जो है उर्वरक और मतलब कुछ दवाइयाँ देना होगा। जैसे कि हमारा दुर्गा पूजा जो है अक्टूबर में आती है, अक्टूबर में दुर्गा पूजा से पहले आप अपना एक शेड्यूल बना लीजिए। उसमें आप प्रति पौधा जो है अगर 10 साल का पौधा है तो उसके हिसाब से, उम्र के हिसाब से होता है,
उसमें आप 100 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम पोटास। आम के जड़ में? हाँ, जड़ में क्या करेंगे, हम एक थाला बना लेंगे। थाला जो है जड़ से 1.5 से 2 फीट दूरी छोड़ के फिर एक थाला बनाएंगे। उस थाले को कुड़ाई कर लेंगे। कुड़ाई करके उसमें 2-3 टोकरी हम गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जो आपके पास उपलब्ध हो, उसके बाद उसमें जो है 100 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम पोटास, 100 ग्राम DAP, ठीक है, और जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का उसमें जो है 10 ग्राम प्रति पौधा, ये सब जो है मिट्टी में मिला के एक अच्छी सिंचाई कर देंगे। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि जरूरी सावधानी को अपनाकर आप आम के टिकोलों को रक्षा कर सकते हैं और ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और इतनी अच्छी और बेहतरीन जानकारी देने के लिए हम अपने विशेषज्ञ का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। जाते जाते आप सभी किसान भाइयों बहनों से बस इतना कहना चाहेंगे कि अगर हम खेती करने के तरीकों में थोड़ा सुधार करें तो हम मुश्किल काम को भी आसानी से कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि कल फिर होगी मुलाकात। अब मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।